अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। पिथौरागढ़ के धारचूला के जुम्मा गांव में बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लापता लोगों की तलाश जारी है। बादल फटने से कई घर जमींदोज हो गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। सीएम धामी आज इलाके का हवाई सर्वे करने वाले हैं। सीएम धामी धारचूला के आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। सुबह 11 बजे उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। हालांकि खराब मौसम सीएम के दौरे में बाधा बन सकता है, यह बताया जा रहा है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम का दौरा है पिथौरागढ़ इलाके का। मुख्यमंत्री आज दौरा करेंगे, धारचूला में पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, लेकिन इसमें खराब मौसम वहां पर बाधा बन सकता है। सीएम के दौरे में बाधा बन सकता है। और विजय वर्धन उप्रेती हमारे संवाददाता पिथौरागढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। विजय, क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है सीएम के दौरे को लेकर? बजे उनका धारचूला के एलागाड़ में पहुंचने का कार्यक्रम है और उसी दौरान वो हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे, स्थानीय लोगों से मुलाकात भी करेंगे, आपदा प्रभावितों का दर्द भी जानेंगे और किस तरीके से लोगों को राहत दी जा सकती है, किस तरीके से उनके पुनर्वास किया जा सकता है प्रभावित गांवों का, ये सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत अभी मौसम है, क्योंकि मौसम का मिजाज पिथौरागढ़ जिले के कई हिस्सों में बदला हुआ है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं घने घने बादल छाए हुए हैं। अगर मौसम का मिजाज यही रहा तो संभवतः उन्हें दौरा रद्द भी करना पड़ सकता है। जी फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है? अगर मुख्यमंत्री वहां पर आते हैं तो कहां कहां पर फिलहाल जाने का कार्यक्रम होगा? क्या कुछ कार्यक्रम में बदलाव भी देखने को मिल सकता है? जी, मैं आपको बताऊं, जो अभी तक का प्रस्तावित कार्यक्रम है, एलागाड़ में एक हेलीपैड है एसएसबी का, वहां वो उतरेंगे। उसके बाद जो एलागाड़ के आसपास के इलाके, जो प्रभावित इलाके हैं, वो वहां का वो निरीक्षण करेंगे। साथ ही धारचूला में जो प्रभावित लोग हैं, वहां धारचूला आकर उनसे मुलाकात करेंगे, अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जो निर्देश दिए जाने वो वहां पर दिए जाएंगे। तो फिलहाल ये कार्यक्रम है, लेकिन अगर मौसम ठीक रहता है तो जो पूर्व का कार्यक्रम है उसी हिसाब से उनका दौरा होगा। अगर मौसम का खराबी रहता है, जैसा मौसम फिलहाल है, तो निश्चित तौर पे तो उनके जो कार्यक्रम में कुछ न कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। नैनीताल में ठंडी सड़क पर लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बरकरार है। 3 दिन से हो रहे कटाव के बाद आज सुबह फिर से पहाड़ी दरकी, जिससे बड़े बड़े बोल्डर और मिट्टी पहाड़ से गिरने लगी। रुक रुक कर हो रहे कटाव से कई बड़े बोल्डर नैनी झील में समा गए हैं। वहां से गुजर रहे लोगों ने बोल्डर गिरने का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया। स्वाला के पास पिछले 9 दिन से बंद टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे बंद है। सड़क बंद होने से खटीमा, टनकपुर, बनबसा में फंसे यात्री चंपावत और पिथौरागढ़ नहीं जा पा रहे हैं। परेशान यात्री रोज घर से निकल रहे हैं, लेकिन स्वाला के पास गिरा मलबा अभी तक नहीं हट पाया है। इसके चलते उन्हें लौटना पड़ रहा है। जबकि 1 सितंबर को सीएम धामी भी चंपावत जिले के टनकपुर, बनबसा दौरे पर आ रहे हैं। 9 दिन से स्वाला की तरफ बंद है, कभी जा रहे कभी आ रहे, 9 दिन। सीएम पुष्कर धामी आज उधम सिंह नगर का दौरा करेंगे। वहां पर वे बहुउद्देशीय शिविर में शामिल होंगे। साथ ही शाम 5:30 बजे जनता मिलन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। 1 सितंबर को सीएम धामी चंपावत का दौरा करेंगे और जगबुड़ा पुल से बनबसा तक रोड शो करेंगे। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत अपने एक बयान को लेकर ट्रोल हो रहे हैं। प्रदेश में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद जो नुकसान हुआ उसको लेकर मंत्री ने दावा किया है कि राज्य सरकार एक ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन पर काम कर रही है जिससे समय रहते आने वाली प्राकृतिक आपदा के बारे में जानकारी मिल जाएगी। यही नहीं, मंत्री का यह भी दावा है कि ऐसे ऐप पर काम हो रहा है जिसके जरिए बारिश पर काबू पाया जा सकेगा। मंत्री के इस बयान पर सोशल मीडिया में यूजर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक रिपोर्ट ये बनाएगी, उसने आईआईटी रुड़की को भी हमने जोड़ा है, जो हमारे अनुसंधान केंद्र है उनको भी जोड़ा है, 3-4 लोगों को जोड़ा है उसमें। और उसमें हमने कहा है कि वो ये तय करेंगे कि हमको किस क्षेत्र में कितनी आपदा आने वाली है, और वो ताकि हम वहाँ अलर्ट कर देंगे पहले लोगों को भी,
और अपनी जितनी मशीनरी है हमारी, चाहे पीडब्ल्यूडी का है, चाहे सिंचाई विभाग का है, चाहे कोई भी विभाग है, चाहे स्थानीय प्रशासन है, अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ, और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है तो मुझे लगता है कि कई राज्यों के लिए वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तो बाकायदा फेसबुक के जरिए धन सिंह रावत पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि देश में बारिश की अनिश्चितता के चलते किसानों को जो परेशानी होती है उसका जो निदान मिल गया है। अब सीएम धामी को चाहिए कि मंत्री धन सिंह रावत का नाम भारत रत्न के लिए प्रस्तावित किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रानी पोखरी के टूटे पुल का निरीक्षण किया। शुक्रवार को यह पुल भारी बारिश के बाद टूट गया था। सीएम धामी ने कहा कि पहले एक हफ्ते के अंदर वैकल्पिक रास्ता बनाने की कोशिश है। सीएम ने कहा कि अगले 5 से 6 महीने के अंदर पुल का निर्माण हो जाएगा। इसके लिए धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। टेंडर की प्रक्रिया को सरलीकरण कर जल्दी पूरा किया जाएगा। वहीं सीएम ने कहा कि मामले में जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। हम अगले एक हफ्ते के अंदर लोगों के लिए आवागमन का यहाँ से रास्ता बना दें। कॉजवे का निर्माण अगले 5-6 दिनों के अंदर हो जाएगा। उसके लिए हमने सारी तैयारी कर ली है और अगले 4 से 5 महीने के अंदर नए पुल का भी यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। इसके लिए धनराशि पहले से स्वीकृत है और उसको जल्दी ही हम विचलन के माध्यम से कैबिनेट में लाके सीधे जो टेंडर की प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया है उसको हम थोड़ा शॉर्ट करके उसको सरलीकरण करके जल्दी से जल्दी उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और अगले 4-5 महीनों में नया पुल बनके तैयार हो जाएगा। आपने कहा है जांच होगी, कांग्रेस कहती है कि खनन के कारण ये सारा हादसा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि कोई भी अगर कहीं पर इसमें दोषी होगा तो निश्चित रूप से जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। सीएम पुष्कर धामी ने ट्वीट कर खिलाड़ियों को सौगात दी है। सीएम ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खेलों एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक क्षेत्र में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने हेतु हमारी सरकार संकल्पित है। तो खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए यहां पर सौगात देने के लिए युवाओं के हितों का ध्यान सरकार ने रखा। ये ट्वीट यहां पर पुष्कर सिंह धामी ने किया, जिसमें इस बात का ऐलान किया गया। विकासनगर में निर्माणाधीन मकान गिरने के मामले में एक बच्चे की मौत हो गई है। बच्चा मलबे में दब गया। एसडीआरएफ और पुलिस ने बच्चे का शव बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि कोटड़ा कल्याणपुर निर्माणाधीन मकान गिरने से 2 बच्चे मकान में फंस गए थे। दोनों भाई बहन है, जिसमें बहन को बचा लिया गया जबकि भाई की मौत हो गई। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। और बातचीत करने के लिए मुकेश भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ विकासनगर से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मुकेश बताइए क्या अपडेट है आपके पास? जी, ये देर रात रेस्क्यू अभियान के दौरान जो बच्चे था उसका शव बरामद कर लिया गया है। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीड़ित पक्ष है उनका यही मकान रहने के लिए था। फिलहाल उनका सारा मकान धराशायी हो गया है। उन्होंने तहसील प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जी, फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी अब तक दी गई है? जी, प्रशासन की तरफ से अभी तक ऐसी कोई स्टेप नहीं उठाया गया है पीड़ित परिवार की को मदद के लिए। इस तरफ की कोई मदद, अब आगे की कार्यवाही इसमें की जाएगी, ऐसा प्रशासन का कहना है, प्रशासनिक अमले का अधिकारियों का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हल्द्वानी में सड़क किनारे खड़ी एक कार अचानक दो कर जलने लगी, जिसके बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि जिस समय कार में आग लगी उस समय कार का मालिक ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही कार के बोनेट से धुआं निकलने लगा, कार सवार अपनी जान बचाकर भागा। पीली कोठी चौराहे के पास खड़ी एक कार कुछ ही पलों में धू कर जलने लगी। आग इतनी तेज थी कि पुलिस को एक हिस्से का ट्रैफिक तक वहां पर रोकना पड़ा। काशीपुर के प्रकाश अस्पताल पर मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है और सड़क जाम लगाकर प्रदर्शन किया और अस्पताल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से युवती की मौत हुई है। परिजनों ने प्रकाश अस्पताल पर आरोप लगाते हुए कहा कि मरीज की डेड बॉडी कई घंटों नहीं दी गई। वहीं अस्पताल संचालक डॉक्टर अरविंद शर्मा ने आरोपों को गलत बताते हुए अपना बचाव किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर मामले की जांच की बात कही।
प्रिया नाम की जो पेशेंट है, ये हमारे यहाँ 24 तारीख को भर्ती हुई थी। सांस की दिक्कत में तेज बुखार में आई थी। फेफड़ों से खून आना शुरू हो गया। खून वो नहीं रुक पाया किसी भी सारी जो है कोशिशों के बावजूद भी, और पेशेंट की सांस की गति रुकने से डेथ हो गई। करा रही थी। हमारा इसका पैसा भी इससे हमें कुछ नहीं लेना था। हमें कोई इससे लालच नहीं था कि हम कोई लालच में कोई काम गलत करें या कुछ करें। परिजनों का ये आरोप है कि भाई जब इनके हाथ में जो उसको बीमारी थी उसका इलाज नहीं था, इनको अन्यंत्र रिफ़र कर देना चाहिए था, जो इनके द्वारा नहीं किया गया। जब इनके द्वारा उस पर एतराज़ जाहिर किया गया तो अस्पताल प्रशासन द्वारा इनके साथ अभद्रता की गई है, इसलिए ये आक्रोशित है। तो इनको बताया गया है भाई आप हमें एप्लीकेशन दें, जो भी आपके साथ गलत हुआ है अब उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल के 30 छात्रों समेत कुल 32 लोग पॉजिटिव मिलने से कॉलेज कैंपस को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच हल्द्वानी में फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। यहां के मेडिकल कॉलेज कैंपस में एक हफ्ते के भीतर ही 30 मेडिकल छात्र कोरोना प्रभावित हो चुके हैं, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन अलर्ट हो गया है और एहतियाती कदम उठाए गए हैं। कॉलेज कैंपस को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और सभी छात्रों की कोरोना जांच की जा रही है। जो पॉजिटिव निकले बच्चों को आइसोलेट कर रखा है हॉस्पिटल में, और बच्चों को अभी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और हॉस्टल पूरा जो जिस हॉस्टल में ये लोग रह रहे हैं उस हॉस्टल को पूरा सील करके हमने सैनिटाइज कर रखा है। अचानक कोरोना केस बढ़ने से एमबीबीएस छात्रों की सेमेस्टर परीक्षा को भी टाल दिया गया है। हॉस्टल सील कर दिए गए हैं। इधर कॉलेज प्रोफेसर कोरोना के न्यू म्यूटेंट के खतरे को लेकर सतर्क है। अभी कुछ केसेस तो आ ही रहे हैं, तो हमें अवेयर रहने की जरूरत है। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए। मास्क लगाना है, जैसे सब लोगों को पता ही है आजकल, क्योंकि सब लोग इतना अवेयर ऑलरेडी हो चुके हैं, इतनी बार अवेयर किया जा चुका है लोगों को। तो मास्क लगाना है, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचना है। फिलहाल सभी कोरोना संक्रमित छात्रों की हालत ठीक है, लेकिन अब सावधानी की बेहद जरूरत है, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका बहुत पहले से जताई जा रही है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। देवप्रयाग के पास तोता घाटी में 4 दिन बाद भी बद्रीनाथ हाईवे को ट्रैफिक पास करने लायक नहीं बनाया जा सका। बारिश और लैंडस्लाइड के बाद दरकी पहाड़ी के मलबे को अब तक पूरी तरह से नहीं हटाया जा सका है। वहीं सड़क साफ करने में मौसम भी बाधा बना हुआ है। पहाड़ी के एक बड़े हिस्से में आई बड़ी दरार किसी हादसे का कारण बन सकती है। फिलहाल पुलिस को मौके पर तैनात कर ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया गया है। उसके कारण ये जो तोता घाटी में ये मार्ग अवरुद्ध हुआ। काफ़ी बड़ा पहाड़ है जो ऊपर से गिरा है नीचे तक, इस पर काफ़ी टाइम लगेगा और मशीनें काम कर रही है, लेकिन ये जो है बहुत बड़ा पहाड़ है। ये करीबन 50 मीटर से भी ऊपर ये जो पूरी रोड चली गई है और इसमें अभी टाइम लगेगा। मुझे लग रहा है कि इसमें कम से कम 2 दिन का और समय लगेगा अगर मौसम साफ रहा तो। कॉर्बेट नेशनल पार्क में जल्द ही महिला जिप्सी ड्राइवर को वन्य जीवों का दीदार कराएंगी। इसके लिए महिलाओं की ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है। कॉर्बेट में अब महिलाएं भी जिप्सी चलाती नजर आएंगी। चयनित महिलाओं को देहरादून में ट्रेनिंग दी जाएगी। देहरादून रवाना होने से पहले ये महिलाएं काफी खुश दिखाई दी। इनका कहना था कि महिलाएं किसी से भी कम नहीं है और वे घर के साथ स्टीयरिंग भी संभाल सकती हैं। देखिए, बहुत खुशी महसूस हो रही है। एक तो पहली बार महिलाओं को मौका मिल रहा है कि अपने घर से बाहर निकल के जिप्सी चलाने का, और आज तक उन्होंने घर के काम ही किए हैं। तो आज वो छुरी चाकू से लेकर स्टीयरिंग में अपना हाथ चलाएंगी, तो देखते हैं कि ये अनुभव उनके लिए कैसा होगा। उत्तराखंड में सरकार ने हमें ये फैसिलिटी दी है कि अब महिलाएं भी जिप्सी चलाएंगी, तो ये देखने लायक रहेगा। और कॉर्बेट नेशनल रिजर्व के डायरेक्टर का भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने ये मौका दिया है। कॉर्बेट निदेशक के मुताबिक जिप्सी ड्राइवर के तौर पर 50 महिलाओं का चयन किया गया है। पहले दिन में 25 महिलाओं को ट्रेनिंग पर भेजा गया है, जो ट्रेनिंग के बाद जिप्सी चलाती नजर आएंगी। उसके क्रम में 50 महिला जिप्सी चालक जो हैं उनका चयन कर लिया गया है। अभी प्रथम फेज में लगभग 25 महिलाएं जो हैं वो देहरादून में वाहन प्रशिक्षण के लिए आज जा रही हैं, और 21 दिन का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है। परिवहन विभाग का जो संस्थान है देहरादून में, वहाँ देश के किसी भी नेशनल पार्क में महिलाओं को जिप्सी चलाते देखने का ये पहला मौका होगा, जहां रसोई से निकलकर महिलाएं वन्य जीवों के बीच पर्यटकों को घुमा रही होंगी।
गोविंद पाटनी, न्यूज 18 रामनगर। खबरें और भी हैं, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। का वो इलाका कालिया नाग का है। यशोदा और नंद बाबा को जब ये मालूम हुआ कि कृष्ण यमुना में कूद पड़े हैं, तो वे लोग भी वहां पहुंच गए। उधर नदी के बाहर खड़े ग्वाल बाल डर गए, तो वे भी वहां पहुंच गए। नदी के बाहर गोकुल वासियों की भीड़ जमा हो जाती है। हर कोई श्री कृष्ण की सकुशल वापसी के लिए भगवान से कामना करने लगता है। उधर नदी के अंदर कालिया नाग ने श्री कृष्ण को साधारण बालक समझकर उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद कृष्ण ने भी नाग से युद्ध किया और उसे परास्त कर दिया। जब विषधर को ये पता चला कि श्री कृष्ण स्वयं नारायण है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो खुद अपने फन पर कृष्ण को बैठाकर नदी के बाहर छोड़ने आता है, जिसके बाद कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया। ऐसा कहा जाता है कि नारायण के अद्भुत नृत्य को देखकर महादेव शंकर भी अपने आप को रोक नहीं पाए और वे नृत्य करने लगे थे। और इस तरह से खेल खेल में ही कृष्ण ने गोकुल वासियों को कालिया नाग के खौफ से मुक्ति दिलाई। श्री कृष्ण के रूप अनेक, उनकी लीलाएं अनेक। कृष्ण अपने हर रूप में कुछ न कुछ संदेश दे देते हैं, कुछ न कुछ सिखा अवश्य देते हैं। कृष्ण के अजन्मे के जन्मोत्सव के मौके पर ऐसी ही मान्यताओं, कथाओं और लीलाओं के बारे में आपको बताते रहेंगे, मतलब तस्वीरें भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जन्मोत्सव के मौके पर मथुरा से ये लाइव कवरेज लगातार जारी है न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आपके साथ मैं हूं अपर्णा इस वक्त जन्मभूमि से, और मेरी सहयोगी मनु वृंदावन से लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रही है। इसके अलावा हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी आपको पहुंचा रहे हैं। कुछ घंटों का इंतजार और, लेकिन आपकी इस व्याकुलता को शीतलता प्रदान करने के लिए हम लगातार आपको श्री कृष्ण की कथाएं बता रहे हैं, मान्यताएं जो जुड़ी हुई है उनका जिक्र कर रहे हैं और साथ ही उनकी कलाओं और लीलाओं के बारे में भी बता रहे हैं। श्री कृष्ण और राम, ये वो दो नाम हैं जिनको मात्र जपने से ही हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं, सभी समस्याओं का समाधान हमें मिल जाता है और इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो वो 16 कलाओं में माहिर थे, इसीलिए उन्हें त्रिगुणातीत भी कहा जाता है। इसका जिक्र मान्यताओं, पुराणों में मिलता है, कथाओं में मिलता है। आइए आज लल्ला के जन्मोत्सव के मौके पर ऐसी ही कुछ कथाओं के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। श्री नारायण ने हर युग में पापियों का नाश करने के लिए अवतार लिया, लेकिन नारायण का श्री कृष्ण रूप उन सभी अवतारों से अलग है। भगवान ने जब राम के रूप में अवतार लिया था तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाई थी, लेकिन जब कृष्ण के रूप में आए तो उनके अनेकों नाम हुए। ऐसा कहा जाता है कि जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से जितने भी मनुष्य जन्मे हैं वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। नारायण के श्री राम अवतार भी सभी कलाओं से पूर्ण नहीं था, उसमें भी कुछ खामियां थी। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे प्रियप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतम। श्री राम अवतार में नारायण 12 कलाओं से परिपूर्ण थे, लेकिन जब श्री हरि ने कृष्ण का अवतार लिया तो सभी 16 कलाओं से पूर्ण थे। तो भगवान परब्रह्म है ना, सर्वशक्तिमान है, इसलिए स्वागत है। ब्रेक के बाद जन्माष्टमी के मौके पर रुद्रपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है। बताया जाता है कि वीडियो सोमवार रात का है, जब पुलिस लाइन में जन्माष्टमी के कार्यक्रम चल रहे थे। उसी दौरान श्री कृष्ण के जन्म अवसर पर पुलिस कर्मियों ने हवा में गोलियां दागी। हालांकि न्यूज 18
वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अधिकारियों ने फिलहाल इस मामले पर कुछ नहीं कहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय बेलकोलू।